हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी नामांकन बन रहा है कि नहीं? तो हम पिछले 3-4 वीडियो से क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों की यूपीएससी नामांकन पढ़ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आज हमें इस यूपीएससी नामांकन को मतलब लास्ट वीडियो बनना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा खिंच गया है। तो अब मैं आज जो यूपीएससी नामांकन बताऊंगी, उसमें जो बेसिक रूल्स जो हम फॉलो करते हैं उसको ना देखते हुए, क्योंकि वो आपको पिछले 3-4 वीडियो से पता है, तो अब उसको हम ना देखते हुए केवल हम क्रियात्मक समूह लेते हैं, फंक्शनल समूह, और उसका हमें नामांकन कैसे करना है, यानी हम उसमें सफिक्स या प्रीफिक्स कैसे लगाते हैं, आज हम ये देखेंगे। और क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के नामांकन की आज हम लास्ट वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है, पढ़ते हैं। ठीक, तो आज हम देखते हैं ईथर। सबसे पहले हम किसका देखते हैं? ईथर। ईथर, इसका सामान्य सूत्र है ROR। ये ईथर है, इसका सामान्य सूत्र ROR। यहाँ R की जगह में H नहीं लगाना है। अगर देखिए मैं यहाँ H लगा देती हूँ तो क्या हो जाएगा? ROH, यानी कि अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, इधर भी अगर मैं H लगा देती हूँ तो ROH, यानी कि अल्कोहल बन जाएगा। यानी हमें दोनों R में R1 और R2, पहला सदस्य हमें CH3 ही लेना होगा, फिर C2H5 दूसरा सदस्य, फिर हम C3H7 लेंगे। ठीक है, और दोनों R जो हैं ये जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार का एल्किल समूह है, दोनों तरफ R1 और R2 अलग अलग एल्किल समूह के हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका जो आपको अब सब याद ही होगा कि हम इसमें क्या लगाते हैं, जो सेकेंडरी सफिक्स है उसमें क्रियात्मक समूह होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका नाम हम लेते हैं एल्कोक्सी एल्केन। ठीक, एल्कोक्सी एल्केन। तो अब हम R की जगह रखते हैं, पहला ही सदस्य बनाते हैं, क्या हो जाएगा? CH3OCH3। ठीक है, देखिए जिसके साथ आपने ऑक्सीजन रख दिया है उस एल्किल ग्रुप के साथ ऑक्सी लगा दे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि दोनों तरफ मैथिल है, तो हम किसी के साथ भी इस ऑक्सीजन को रख सकते हैं। तो ये एक कार्बन वाला है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। ध्यान देना, मैथिल ग्रुप और उसके साथ हमने रखे ऑक्सीजन, तो हो जाएगा मेथॉक्सी मीथेन। क्या नाम हो जाएगा? मेथॉक्सी मीथेन। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब C2H5O C2H5। ठीक है, अब फिर दिख रहा है कि दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप है, हम कहीं भी लगा दें, हम किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दें तो 2 कार्बन वाला है, इसलिए क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। और ये भी 2 कार्बन वाला है, तो हो जाएगा इथेन, इथॉक्सी इथेन। ठीक, बात समझ में आ रहा है? अब देखते हैं कि हम मिश्रित ले लेते हैं, जैसे CH3O फिर C2H5। अब ये क्रियात्मक समूह है, तो क्रियात्मक समूह हम इस एल्किल के साथ जोड़ें या इस एल्किल के साथ रखें, इसमें कंफ्यूजन हो तो हमें फिर यूपीएससी का रूल्स फॉलो कर लेना है। क्रियात्मक समूह जहाँ से पास पड़े। अब ये देखिए, इस एल्किल ग्रुप में 2 कार्बन है, इसमें एक ही कार्बन है, पास यहाँ से पड़ेगा, इसलिए हम इसके साथ ऑक्सीजन को रखेंगे, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी। 1 कार्बन वाला है, तो क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी। और ये 2 कार्बन वाला है, तो इथेन।
बात आ गई समझ में? मिथॉक्सी इथेन। अच्छा, ईथर के ज़्यादातर जो हैं वो सामान्य नाम भी बहुत ज़्यादा चलते हैं, है ना। बुक्स में सामान्य नाम लिखे रहते हैं, बोलचाल में इतना मिथॉक्सी मीथेन ना बोलकर क्या बोल देते हैं, जो ईथर है। जैसे आप देखिए सामान्य नाम, यहाँ पर ऑक्सीजन है यानी ईथर, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप है यानी ये ईथर है, तो यहाँ पर हो जाएगा मैथिल मैथिल। तो कितने मैथिल? 2 मैथिल, तो नाम हो जाएगा डाई मैथिल ईथर। आ गई बात समझ में? डाई मैथिल ईथर। इसी प्रकार यहाँ पर भी है, दोनों तरफ एथिल दिख रहा है, तो डाई एथिल ईथर। यहाँ पर देखिए एक तरफ मैथिल है और एक तरफ एथिल है, ठीक है, तो एथिल मैथिल ईथर, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल मैथिल ईथर। ठीक है, तो ये ईथर का नामांकरण है। अब यदि ये चेन में आता है तो उसी तरह से लंबी श्रृंखला का चयन और ये सब कर सकते हैं आप, लेकिन आज हमें IUPAC ख़त्म करना है तो हम इसको यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब अगला IUPAC देखते हैं हम, है ना। अगला कौन सा कंपाउंड ले रहे हैं, कौन से यौगिक ले रहे हैं वो देखते हैं। ईथर, आगे बढ़ जाएं। ईथर से अब हम देखते हैं कौन कौन सा अभी नहीं किए हैं। एक मेरे ख्याल से एमाइड तो हो गया है पर एमीन नहीं हुआ है ना। एमीन गलत लिख दिया। देखो इंग्लिश लिखने में इजी है, हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एमीन, इसका सामान्य सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा? RNH2। देखिए एमीन को हम अमोनिया का व्युत्पन्न भी मानते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ये अमोनिया है NH3, इसका व्युत्पन्न कौन सा? एल्किल व्युत्पन्न भी हम मानते हैं। तो इस तरह से ये एमीन हो जाएगा, है ना। और इस एमीन को भी हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक से नापेंगे, मतलब बोलेंगे। पहले हम देख लेते हैं कुछ एमीन जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर R की जगह क्या हो जाएगा? देखिए R की जगह अगर हम H रख देते हैं तो NH3 हो जाएगा। ये अपना हुआ ही नहीं कार्बनिक यौगिक। R की जगह हम क्या रखना शुरू करेंगे? CH3 C2H5, तो बनाते जाते हैं CH3NH3। ठीक, मैथिल एमीन नाम क्या हो जाएगा? हम इसके आखिरी में केवल एमीन जो है, एमीन, ये सेकेंडरी सफिक्स लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा मैथिलामीन, या इसी को मीथेनामीन, कई जगह ऐसा भी लिखा है मीथेनामीन, तो आप तो एमीन लगा दीजिए, मैथिलामीन। दूसरा C2H5NH2, सॉरी यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा एथिलामीन। इथेनामीन, यानी पहले हम इथेन लिख रहे हैं फिर एमीन लगा रहे हैं, ऐसा भी करते हैं। पोजीशन भी कई बार दर्शाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यदि ये हो गया CH3NaCH, यहाँ जुड़ गया NH2 और यहाँ फिर CH3, तो ये 3 कार्बन वाला प्रोपेन, सॉरी 2 प्रोपेन नहीं, प्रोपेन 2 एमीन, ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो बात हमें समझनी चाहिए, ये एक सिंपल हो गया, इसमें जो हमें बात समझनी चाहिए वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन के बारे में। ठीक है, ये आता है। अब देखिए हम इसको NH3 का डेरिवेटिव मानते हैं। ठीक है, यदि NH3 से एक हाइड्रोजन निकल जाए और एक उसकी जगह एल्किल जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? RNH2 हो गया, एक हाइड्रोजन निकल गया माइनस
उसकी जगह एक R जुड़ गया, प्लस हो गया, तो RNH2। ये कहलाता है प्राथमिक एमीन। ठीक है। अब यदि इस प्राथमिक एमीन का फिर से एक H निकल जाए और एक एल्किल ग्रुप जुड़ जाए, तो अब देखिए RNH, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया है, इसलिए NH और एक और R जुड़ गया, तो इसको हम बोलते हैं द्वितीयक एमीन, सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक एमीन। ठीक है, सेकेंडरी एमीन। अब यदि यहाँ पर इस सेकेंडरी एमीन का फिर एक H निकल जाए और उसकी जगह एक R बैठ जाए, तो अब हो जाएगा RNR, ये R, तो ये टर्शरी या तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन। ये आपको जानना चाहिए। जैसे हमने देखे थे प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल, ऐसे ही हमें समझना चाहिए कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। ठीक है। अब जैसे कई बार आता है, एक तृतीयक एमीन दे दिया CH3N CH3 और ये CH3। ठीक है। अब ये हम देखेंगे, हमें ये दिख रहा है कि अगर हम इसे इस तरह से लिखें CH, ये, तो ये एक क्या हो जाएगा, तृतीयक एमीन। देखो तीनों जगह से क्या जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा है, मैथिल ग्रुप जुड़ा है, तो ये तृतीयक एमीन। द्वितीयक एमीन, यदि हम NH, इधर से भी CH3, यहाँ से CH3, तो ये क्या हो गया, द्वितीयक एमीन। यहाँ पर CH3 और NH2, ठीक, तो ये प्राथमिक एमीन। यानी अगर एक ही एल्किल ग्रुप है तो प्राथमिक एमीन, दो एल्किल ग्रुप हैं तो द्वितीयक एमीन, तीन एल्किल ग्रुप है तो तृतीयक एमीन। ठीक है, ये लगा दिए, एमीन भी हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो आप सब नोट करते जाया करो, लिखते जाया करो, और आपकी जो NCERT की बुक में बहुत सारे अंदर जो हैं वो इंटरनल्स क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको भी कोशिश करो कि उसके नामांकन बन जाएं, है ना। अभी मैं क्या कर रही हूँ, आपको केवल 11th के हिसाब से पढ़ा रही हूँ। इसके बाद हम और वीडियो बनाएंगे तो उसमें थोड़े कठिन वाले जो नामांकन हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है। अब हम एक पढ़ते हैं साइनो ग्रुप, है ना, ये साइनो, ये वास्तव में होता है RCN और हम इसे साइनो। ठीक है। कुछ देखिए, कुछ क्रियात्मक समूह ऐसे होते हैं जो अनुलग्न, यानी पीछे सफिक्स की जगह न लग के पूर्व लग्न, यानी पूर्व लग्न में उसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है, अनुलग्न में वो रेयर कंडीशन में लगते हैं। वही मैं आपको बता रही हूँ। अभी मैं केवल 11th के हिसाब से IUPAC पढ़ा रही हूँ। अभी तो हम देखेंगे कि जो मल्टी फंक्शनल यानी बहु क्रियात्मक समूह भी यौगिक होंगे, जिसमें दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह होगा, और फिर उसका नामांकन कैसे करेंगे। लेकिन हम इस वीडियो, ऐसे वाले जो यौगिक हैं उस वीडियो को हम बाद में बनाएंगे। पहले हम अभी 11th के हिसाब से सिंपल देख रहे हैं। तो ये हो गया, इसको हम साइनो एल्केन। ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये CH3CN तो साइनोमीथेन, C2H5CN तो साइनोईथेन, इस तरह से हम लगाते हैं। सामान्य बोलचाल में हम एल्किल साइनाइड भी कह देते हैं, एल्किल साइनाइड। ठीक है, एल्किल साइनाइड भी कह देते हैं, और या हम नाइट्राइल भी कह देते हैं, दोनों बातें हैं, नाइट्राइल भी कह देते हैं। तो ये भी हो गया क्लियर। देखो आज हमें कंप्लीट ही करना है, इसलिए हम लगातार लगे हुए हैं, धड़ाधड़। फिर उसके बाद हम एक हेलो एल्केन, हेलो
हेलो को भी ले लेते हैं। हेलो यानी ये हो जाएगा RX, हेलो। इसको भी हम सफिक्स के रूप में ना लिख के प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं। प्रीफिक्स यानी पूर्वलग्न, जहाँ हमने सब्स्टिट्यूएंट लिखते थे ना, प्रतिस्थापी लिखते थे, 4 मेथिल है ना, या 2 एथिल, इस टाइप से लिखते थे ना, उसकी जगह हम वैसे ही हेलो को पहले लिख देते हैं। यानी ये हो जाता है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक। अब कई बार इसको हम बोलचाल में एल्किल, एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब कुछ भी ले लीजिए, पहला ही सदस्य CH3, हेलोजन, हेलोजन परमाणु भी आपको बता दें, हेलोजन परमाणु 4, हम फ्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये हेलोजन सदस्य के 4 हैं। एक स्टेटिन है, लेकिन स्टेटिन जो है वो रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम उसको हेलोजन समूह में तो है, लेकिन हम जो रिएक्शन देखते हैं इन्हीं 4 परमाणुओं से देखते हैं। तो आप कोई भी ले लीजिए, जैसे F, तो क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन के नाम से फ्लोरो, फ्लोरो मीथेन, फ्लोरो मीथेन, ये हो जाएगा C2H5Cl, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरो, क्लोरो इथेन। आ रही है बात समझ में। इसी तरह ब्रोमो इथेन, आयोडो इथेन, और ये वाला नाम लिखेंगे तो एल्किल पहले लिख लेंगे, यानी मैथिल, मैथिल फ्लोराइड, मैथिल फ्लोराइड। ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल, एथिल क्या है, क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है। तो अब हमने आज 4 क्रियात्मक समूह, और यदि कोई छोटा मोटा रह गया हो तो उसको अब देखते हैं। एक होता है सल्फोनिक अम्ल का भी होता है, सल्फोनिक अम्ल। ठीक। ये वास्तव में सल्फ्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। एक सल्फोनिक अम्ल देखिए, H2SO4, H2SO4 से यदि एक OH निकाल दिया जाए, एक OH निकाल दिया जाए, क्या बचेगा, देखो, एक H बचेगा और SO3, क्या बचेगा, एक H और एक SO3, ठीक है ना, SO3H, OH निकाल दिए, उसकी जगह एक आप R जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा RHSO3। कई बार उसको ऐसा भी लिखा रहता है, RSO3H। ये जो भी एल्किल ग्रुप है उसके आधार पर हम सल्फोनिक अम्ल लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा CH3SO3H, तो मैथिल, मैथिल ग्रुप है, मैथिल सल्फोनिक, सल्फोनिक अम्ल, मैथिल सल्फोनिक अम्ल। ठीक है। क्यों हम इसको अम्ल लिखे, जैसे वहाँ पर हम बोल रहे थे कि एमीन क्या है, अमोनिया का व्युत्पन्न है, ऐसे यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का व्युत्पन्न है, सल्फोनिक अम्ल। इसीलिए हम जो भी एल्किल ग्रुप होगा उसको लिखते जाएंगे, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, और HSO3 मैंने बताई, OH निकाल देंगे तो आ जाएगा HSO3। अब SO3H भी लिखा रहता है, बंद इसके साथ बना है इसकी वजह से, तो हम इस तरह से सल्फोनिक अम्ल को भी समझ लिए। तो आज आपकी जो है IUPAC नामांकन खत्म कराना ही था,
तो देखो, शुरू से समझो उसको, IUPAC नामांकन को। ये बहुत ही विस्तृत जो है वो पाठ है, और IUPAC नामांकन में तो इतनी क्लिस्ट हैं, और जो भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें जो है नामांकन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और उसमें भी जो मैंने आपको वीडियो सेकंड दिखाई थी, इसी IUPAC नामांकन का वीडियो नंबर 2, वो क्लिस्ट जो है वो कार्बनिक यौगिक के थे, वो उसको आप ज़रूर समझिए, है ना। और सबसे ज़्यादा जो कठिन पड़ता है वो पड़ता है आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो मुझे आशा है कि इतने 3-4 जो अपने वीडियो हो चुके हैं IUPAC नामांकन के, अगर आप उसको देखते हैं तो आपसे 11वीं स्तर की तो नामांकन बनने ही लगेगा। और साथ में यदि आप उसकी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो नो डाउट कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी IUPAC नामांकन को कर पाएंगे। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।